हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 फिजिक्स जेनरिक का लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे। वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल कर चुके हैं और आज हमारा सरफेस इंटीग्रल करना है। फर्स्ट था लाइन इंटीग्रल, सेकेंड होगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल तो देखिए, लाइन इंटीग्रल की तरह ही सरफेस इंटीग्रल आपका फॉलो करेगा। लाइन इंटीग्रल क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए कर्व। सरफेस इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। आपको याद है कि अगर कोई सरफेस है, पहली बात तो कि जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वेक्टर क्वांटिटी। पैरेललोग्राम रूल से आपको पता है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसको हम किससे दिखाते हैं? इसके एरिया को, पैरेललोग्राम के एरिया को ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी इसका मैग्नीट्यूड देगा, मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसका डायरेक्शन हो गया। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, क्रॉस वेक्टर का जो डायरेक्शन क्या होता है, ये ए पर हाथ रखिए, बी की ओर जाएगा तो इसका डायरेक्शन जो एन हो गया ये इधर। अगर हम वेक्टर को चेंज कर दें, सपोज हमने ले लिया, अगर ये वेक्टर हमारा इधर होता, ए बी वेक्टर यहाँ होता, ए वेक्टर यहाँ होता, तो हमारा पैरेललोग्राम ऐसे बनता। ठीक है, तो ए क्रॉस बी लेंगे हमारे पास, इसका डायरेक्शन लेंगे ए क्रॉस बी, ये डायरेक्शन अपर इधर ऐसे हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो जो एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो हमारा होगा ना, वो हमेशा नॉर्मल होगा। सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा हम नॉर्मल लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से आपको पता चला कि एरिया या सरफेस एरिया कह लीजिए, एरिया या सरफेस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। साफ नहीं आ रहा है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक मिनट रुकिए, ये आपका हो गया एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन जो निकालेंगे, वेक्टर अगर वेक्टर डायरेक्शन हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए दो तरीका है बेसिकली। अगर क्लोज सरफेस एरिया है, फॉर क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया लेंगे तो अगर एस क्लोज का मतलब ऐसा सरफेस एरिया, ये क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होगा वो इस प्लेन के लिए ऐसा, नीचे वाले प्लेन के लिए इधर होगा, इस प्लेन के लिए इधर होगा, इस प्लेन के लिए इधर होगा, और ये वाला पीछे जो प्लेन है उसके लिए इधर होगा। मतलब क्लोज के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये पॉजिटिव नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो होगा वो एन कैप का डायरेक्शन। एन कैप क्या है? पॉजिटिव नॉर्मल। ठीक है, अगर ओपन एरिया रहे, ओपन सरफेस एरिया है, सरफेस लीजिए ओपन सरफेस एरिया है, सपोज ये एरिया है। अब डिपेंड करता है कि इस कर्व आप किस डायरेक्शन में आप ले रहे हैं। मान लिया हम कर्व ऐसे लेना चाह रहे हैं, ऐसे। ठीक है, कर्व अगर हमारा ऐसा है तो डायरेक्शन, इस कर्व के लॉन्ग फिंगर को कर्ल कीजिए तो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड का, वही आपको डायरेक्शन देगा। कर्ल करते हैं ऐसे हाथ, अंगूठा ऊपर जा रहा है तो क्या हो गया? ये इसका पॉजिटिव नॉर्मल जो होगा, मतलब एन की बात करें, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर, बार बार परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर हम डायरेक्शन उल्टा कर दें, अगर हमने एक कर्व ले लिया, इसका डायरेक्शन हमने ऐसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इसका जो पॉजिटिव नॉर्मल है, मतलब एन कैप जो लेंगे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि सरफेस एरिया जो है वो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन हम इस तरीके से निकालते हैं। अब आ जाइए
सरफेस इंटीग्रल पे। क्या मैंने डेफिनेशन बताया था आपको कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल of a vector is defined as the integral of the component of the vector along the normal to the surface, along the normal तो पॉजिटिव नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए क्या मैंने लिखा समझाते हैं। ये सपोज एक सरफेस एरिया ले लिया मैंने, कोई एक सरफेस एरिया ले लिया, ठीक, ये सरफेस एरिया मैंने बना लिया और यहाँ एक वेक्टर हमारे पास v है। हम कह रहे हैं इस v वेक्टर का भी सरफेस के अराउंड निकालिए सरफेस इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए मैंने लिया, इसका डायरेक्शन कर्व का ऐसे जा रहा है, तो नॉर्मल वेक्टर पॉजिटिव अपवर्ड होगा आपका, पॉजिटिव नॉर्मल जो होगा ये एन आ गया। हमने क्या कहा, डिफाइन एज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। इस वेक्टर का एन के अलोंग कंपोनेंट का सरफेस इंटीग्रल निकाल दीजिएगा, क्या इंटीग्रल निकाल दीजिएगा तो आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया। इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, इस नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। अब यहाँ हमने क्या किया कि स्मॉल एरिया ले लीजिए आप, ये पूरा एरिया एस है, ये स्मॉल एरिया हमारा डी हो गया। तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, ये सरफेस इंटीग्रल है, मतलब सरफेस, जब भी कोई सरफेस होगा दो वेरिएबल चाहिए आपका, एक प्लेन में होगा, ठीक है, तो दो वेरिएबल, तो इसलिए दो इंटीग्रेशन होगा। लाइन इंटीग्रेशन में हमको एक वेरिएबल की जरूरत था, तो हमारे पास एक इंटीग्रल हो रहा था, यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, ये अगर एंगल थीटा है तो v cos थीटा n, और इसका सरफेस या ds, ठीक है। आप ds को ऐसे लिखते हैं n ds मैग्नीट्यूड एरिया का, और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल पॉजिटिव नॉर्मल वेक्टर। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको मैंने भी बता दिया है। और इसको आप डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल v डॉट n ds, ये आपका सरफेस इंटीग्रल इस वेक्टर का हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इसमें तरीका वही करना है, पहला आप क्या करेंगे, इस लाइन इंटीग्रल में किया था, इस सरफेस इंटीग्रल जो वेक्टर इंटीग्रल है इसको हम स्केलर फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद से एरिया में दो वेरिएबल होगा, तो उन दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो वेरिएबल्स यहाँ पे रहेंगे उसको रखेंगे, और अदर वेरिएबल्स को उसके फॉर्म में ले आएंगे। मतलब अगर ये dx dy है सरफेस एरिया एक्स वाई प्लेन में है, तो यहाँ जो वेक्टर का डिपेंडेंस होगा सिर्फ एक्स वाई पे ही होना चाहिए, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में ही होना चाहिए। आपके पास कोई भी सरफेस एरिया होगा तो फंक्शन तो एक्स वाई जेड किसी का भी हो सकता है, बट हमको क्या करना है कि एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट होगा और जो जेड होगा वो इनका फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा तो उसको उसकी वैल्यू हम जेड को, उसकी वैल्यू जो भी कांस्टेंट हो या एक्स वाई का फंक्शन हो उसमें कन्वर्ट करके सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में ही रखेंगे। ये भी अभी क्लियर हो जाएगा, ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ अभी ज़्यादा क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल करते हैं, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन मान लीजिए हमारे पास f दिया हुआ है, और f है हमारे पास एक छोटा सा कोई भी फंक्शन ले लीजिए, एक स्टैंडर्ड, तो f ले लेते हैं हम 4x z i माइनस वाई स्क्वायर j प्लस वाई जेड के, एक वेक्टर फंक्शन है,
इसका निकालना है इंटीग्रेशन अलोंग द सरफेस ऑफ ए क्यूब। इस वेक्टर फंक्शन का सरफेस एक क्यूब के अलोंग निकालना है, क्यूब के सरफेस के अलोंग निकालना है। तो और वो क्यूब कैसे डिफाइन किया है, तो इसको लिखिए, फाइंड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन f, where f is this of a integral of vector function along a surface s। ठीक है, और सरफेस s कैसे डिफाइन कर रहे हैं, s is surface s is defined as surface s is the cube, is the surface of a cube, surface of a cube bounded by the planes, following planes, x is equal to 0, x is equal to 1, y is equal to 0, y is equal to 1, and z is equal to 0, z is equal to 1। क्यूब में कितना फेस होगा, 6 फेस होता है, मतलब 6 प्लेन्स होते हैं। ये 6 प्लेन, इस 6 प्लेन से मिलकर एक क्यूब बना है, उसी क्यूब के सरफेस के अलोंग इस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? एक क्यूब के सरफेस के अलोंग एक वेक्टर f का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। क्यूब के डिफरेंट प्लेन्स का इक्वेशंस दिया हुआ है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, एक क्यूब नहीं बना, मतलब थोड़ा सा लग नहीं रहा है क्यूब जैसा। हमें क्यूब जैसा बनाते हैं ताकि दिखे कि क्यूब है। तीनों साइड बराबर होना चाहिए ना, ये दो साइड तो बराबर हो रहा है, और इतने ही गैप में रखेंगे कि तीसरा साइड भी लगे बराबर। ये थोड़ा क्यूब जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अब इसके 6 प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए, ये अगर x है, ये y है और z एक्सिस है। तो x कहाँ से कहाँ, ये O है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। तो ये वाला प्लेन आपका हो गया x इक्वल टू 1, ये वाला प्लेन हो गया x इक्वल टू 0, ये प्लेन हो गया y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0, ये हो गया z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए, नाम O, A, B, C, D, E, F, G। अब हमको क्या करना है कि इस सरफेस, इस पूरे सरफेस का एरिया ले लेते हैं, एस है सरफेस एरिया हमारे पास, एस है। इस क्यूब के का सरफेस एरिया एस है। निकालना क्या है हमको, सॉल्यूशन यहाँ लिख दीजिए। निकालना है सरफेस इंटीग्रल,
कैसे निकालते हैं, वेक्टर एफ एंड डी एस किस पे, एस पे। एस क्या है, क्यूब का सरफेस है। अब देखिए क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो क्या होगा, हर एक फेस के अलाउंड हमको निकालना पड़ेगा और फिर सम कर देंगे तो कंप्लीट क्यूब के सरफेस एरिया, क्यूब के सरफेस पे इसका सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, के अलाउंग इसका सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। तो इसमें से 6 ये जो होगा सम ऑफ 6 सरफेस इंटीग्रल्स, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब ए बी सी डी लिखें या आप नंबरिंग कर दें, आपकी मर्जी है, तो ए बी सी डी ही लिख देते हैं नाम से ही। पहले तो 6 ठो लिख दीजिए, उसके बाद हम उसको बैठा देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3rd हो गया, 3rd प्लेन के लिए। उसके बाद ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, ये 6th हो गया। ठीक, अब कौन कौन सा प्लेन हमने लिया, आप नंबर कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, या तो जो नाम लिख दीजिए इसका जो दिया हुआ है। पहला प्लेन हमने क्या लिया है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, क्या लिख दीजिए, ओ ए बी सी। दूसरा प्लेन हमने क्या लिया है, दूसरा प्लेन हमने लिया है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तीसरा प्लेन हमने क्या लिया है, ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी, ये वाला प्लेन। और चौथा प्लेन हमने क्या लिया है, ये वाला प्लेन, बी सी डी एफ जी, बी सी डी एफ, बी सी डी ई, बी सी डी ई। उसके बाद इसका पैरेलल ये प्लेन, ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई ले लिया मैंने, बी सी डी ई। उसके बाद नेक्स्ट प्लेन हमने ले लिया है, कौन सा हो गया, कौन कौन हो गया देख लीजिए, ए, ये वाला फ्रंट वाला पेज हो गया, यहाँ पे प्लेन हो गया, नहीं हमने ओ ए बी सी ले लिया था। उसके बाद डी ऊपर ले लिया मैंने, ये दोनों ले लिए प्लेन, ठीक है। और उसके बाद हमने लिया बी सी डी ई, नहीं ओ एफ जी, ओ ए, ये प्लेन ले लिया और ये प्लेन ले लिया। बचा क्या, फ्रंट वाला और बैक वाला बचा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी ई एफ, और एक प्लेन बचा ओ सी डी जी, हो जाएगा ए बी ई एफ वाला प्लेन हो गया, और ये हो जाएगा ओ सी डी जी। तो आपका कंप्लीट सरफेस पे, सरफेस इंटीग्रल के लिए हमने 6 का सरफेस इंटीग्रल निकाल के, 6 प्लेन के अलोंग सरफेस इंटीग्रल निकाल के सम कर दिया, तो कंप्लीट क्यूब के सरफेस, टोटल सरफेस पे वेक्टर एफ का सरफेस इंटीग्रल हमारा इस तरह से निकल गया। अब हमको क्या करना है, सब का इंडिविजुअल हम निकालेंगे और निकाल के सम करेंगे, ठीक है। तो एक से स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा जो लाइन इंटीग्रल में फॉलो किया था, ठीक है। तो हम पहला निकालते हैं, पहला क्या है हमारे पास है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अलोंग एरिया ओ ए बी सी एफ डॉट एन डी एस। देखिए डायग्राम में एरिया कहाँ पे था, ये वाला एरिया नीचे का था, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, तो यहाँ पे था 1 1 1, ये वाला प्लेन था। ये प्लेन क्या हो गया, ओ ए बी सी, ठीक है। इधर एक्स है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड जेड डायरेक्शन है। तो इस प्लेन के अलोंग
आपको निकालना है सरफेस इंटीग्रल। तो ये क्लोज प्लेन है, ये क्या है, क्यूब है। आप क्यूब इसको बना सकते हैं, डॉट डॉट से बना देते हैं। ये क्यूब बन गया। ये क्यूब का ये वाला फेस ले रहे हैं हम, नीचे वाला। तो इसका इक्वेशन क्या बना, सो पहले देखिए इस प्लेन का इक्वेशन क्या है। इस प्लेन के लिए मतलब फॉर प्लेन ओ ए बी सी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर मान लीजिए अगर डी एस लेते हैं तो ये इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन इधर हो गया, जगह एन और डी एस का मैग्नीट्यूड। एन क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, किधर डायरेक्शन जाएगा, जेड के अपोजिट है, मतलब जैसे के हो गया, यूनिट वेक्टर यहाँ के है, यहाँ आई है, यहाँ जे है, तो के अपोजिट में माइनस के हो जाएगा। और डी एस किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। डी एस एरिया क्या होगा, डी एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, और एन हो गया माइनस के डी एक्स डी वाई, ये आपका एरिया वेक्टर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि देखिए ये चीज़ बेसिकली आप कैसे लिख सकते थे, जो हम ये लिख रहे हैं ना, यहाँ में लिखिए, यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, एफ डॉट डी एस को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट एन डी एस। दोनों लिखने का तरीका है, डी एस को आप लिख रहे हैं ऐसे, एन डी एस ऐसे आ गया, अगर डी एस के फॉर्म में लिखिएगा तो ऐसे आएगा। अब डी एस की जगह ये बैठा दीजिए तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एफ क्या था, यहाँ से लिखते हैं, एफ दिया हुआ है हमारे पास 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, ये एफ हो गया। और एन क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ के, और डी एस क्या आ रहा है, डी एक्स डी वाई, वही चीज़ यहाँ से निकालें। अब डॉट प्रोडक्ट, पहला स्टेप क्या था, वेक्टर फॉर्म को से स्केलर फॉर्म में आ जाइए। डॉट प्रोडक्ट में क्या बचेगा, सिर्फ के के साथ डॉट जब करेगा सेम यूनिट वेक्टर का आपका जो ये आ रहा है डॉट प्रोडक्ट वो 1 होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, तो आपके पास एक ही टर्म बचेगा, क्या बचेगा, वाई जेड के डॉट के 1 हो गया माइनस साइन डी एक्स डी वाई। अब लिमिट देखिए एक्स वाई का क्या होना है, लिमिट एक्स कहाँ है, ये 1 है सारा, ये 1 है, ये 1 है, क्यूब यूनिट क्यूब है, डायरेक्शन 1 डायमेंशन आपके साइड का जो लेंथ है 1 है, तो 0 से 1 एक्स हो गया, 0 से 1 वाई हो गया। और आपके पास मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल यहाँ पे है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बस वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, वो हो या नहीं हो, लेकिन अदर वेरिएबल नहीं होगा। तो जेड आपका थर्ड वेरिएबल है, यहाँ पे है नहीं, जेड को आपको इनके फॉर्म में लाना होगा, या तो जेड का फॉर्म जो भी हो, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, हो सकता है कई बार जेड एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए, तो उसको आप एलिमिनेट करेंगे, तो जेड इजकल टू 0 है, ये जेड इजकल टू 0 पूरा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, लिख दीजिए सिंस प्लेन ऑफ इक्वेशन है जेड इजकल टू 0, ये आपका एक निकल गया, क्या निकल गया, इक्वेशन 1। कैन और लिख ही देते हैं, देयरफॉर एरिया वेक्टर सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग एरिया ओ ए बी सी इज 0, इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। इसी तरीके से 6 बार आपको करना है, 6 प्लेन के लिए। तो हम एक प्लेन का और करके दिखाते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, आप करके देखिए, ठीक है। चलिए तो सेकंड प्लेन के लिए लेते हैं, सेकंड प्लेन हमारा कौन सा था, सरफेस इंटीग्रल अलोंग
DEFG हो जाएगा F.NDS। तो अब देखिए डायग्राम में अगर हम इसका बनाएं तो कौन सा प्लेन था, ये x है, ये y है, ये z है, और हमें प्लेन कौन सा ड्रॉ करना है, DEFG। तो DEFG यहाँ वाला प्लेन था, DEFG ऊपर वाला प्लेन था, ये यहाँ पे था DEFG, ये वाला प्लेन की हम बात कर रहे हैं। अब इसको क्यूब बना दीजिए। ठीक, तो इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर की तरफ पॉजिटिव नॉर्मल अलोंग दिस होगा n। ठीक है, ये i है, इधर j है, इधर k है, और एरिया किधर होगा, इसका एरिया सरफेस एरिया डी से कर लेते हैं, स्मॉल मान लीजिए, स्मॉल को एलिमेंट ले लीजिए ऐसे, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कौन सा एक्स वाई प्लेन है और किधर जा रहा है, जेड डायरेक्शन की ओर, तो ये एन डी एस लिखिए, एन क्या होगा के, और डी एस क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी वाई, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ बैठाते हैं फिर वही, तो वही काम करना है हमको जो हमने ऊपर किया था। f की जगह पे जो f का वैल्यू है i माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, और डॉट प्रोडक्ट विथ n आ गया k और dx आ गया dx dy। तो आप इसका फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिए। पहला स्टेप क्या हो गया, स्केलर से वेक्टर, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में आएंगे, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में आ रहे हैं तो क्या करना है, k डॉट k1 होगा, बाकी सारा k डॉट i 0, k डॉट j 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे y dx dy, ये आपके पास आ गया, और कुछ बचेगा इसमें, k डॉट k आया DEFG। ठीक, अब लिमिट देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, आपके पास यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है y के साथ z भी है, z भी है यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास y के साथ z भी होगा। तो z को क्या करना, हटाना है। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सा प्लेन है, DEFG, यह है z इजकल टू 1। ठीक है, तो हम z इजकल टू 1 करेंगे। पहले लिमिट देखते हैं, x का लिमिट कितना है, 0 से 1 है, y का लिमिट भी 0 से 1 है, क्योंकि एक यूनिट क्यूब है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, और ये आपका O0 है, तो पुटिंग z इजकल टू 1 पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0 से 1, 0 से 1, z इजकल टू 1 हो गया, तो y dx dy। अब चूँकि कॉन्स्टेंट लिमिट है तो आप अलग अलग कर सकते हैं दोनों को, इसको आप लिख सकते हैं y dy 0 से 1 dx 0 से 1, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन है, वाई स्क्वायर बाई 2 0 से 1 हो जाएगा, और x का लिमिट 0 से 1 हो जाएगा, तो ये आपका हाफ आ जाएगा, इंटू है, दोनों इंटू में आ रहा है, तो ये आपका हाफ आ गया, मतलब कि सरफेस इंटीग्रल अलोंग द सरफेस DEFG इज इक्वल टू हाफ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली आपके पास क्या है, सारे सरफेस बच गए कितने, 4 सरफेस के लोग निकाल के सम करना है, तो मैं 4 सरफेस का निकाल लूँगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूँ रिजल्ट, आप निकाल के चेक कीजिएगा। ओके, देखिए सरफेस इंटीग्रल अराउंड निकाले हमने OAFG, डायग्राम में देखिए OAFG आपका ये वाला सरफेस है, इसका यूनिट वेक्टर इधर होगा। ठीक है,
और इक्वेशन क्या होगा, वाई इजकल टू 0। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जे वाला जे के साथ आएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड माइनस प्लस प्लस हो गया, और वाई की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आपका ये सारा इक्वेशन टर्म ही 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगला अगला 3 यहाँ इंटीग्रेशन साइन छूट गया है, सरफेस इंटीग्रल हेलो ओ ए जी डॉट प्रोडक्ट करके एक स्टेप में डॉट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद स्टेप में वाई इक्वल टू 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अदर्स, ये आपका तीसरा सरफेस हो गया था। इसी तरह से हम बाकी के तीसरा सरफेस निकालेंगे। ये आपका चौथा सरफेस का है। चौथा सरफेस कौन सा है, बी सी डी ई। देखिए बी सी डी ई, तो बी सी डी ई वाला है। इसके लिए आपका इक्वेशन जो बनेगा प्लेन का हो जाएगा वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, और जो यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड एन इधर हो गया, एरिया वेक्टर जो बनेगा वो एन डी एस है, मतलब जे डायरेक्शन है जे, और प्लेन में है एक है वाई जे एक्स जेड प्लेन में है, तो जे डी एक्स डी जेड हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, इसकी जगह बैठाया डी एस एन की जगह जे, डी एस की जगह डी एक्स डी जेड, और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगा। अब चूँकि इक्वेशन ऑफ प्लेन आपका वाई इक्वल टू 1 है, वाई इक्वल टू 1 पुट किया, सॉल्व किया, ये -1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया आपका। ठीक, इसी तरह जो दो अदर बचे हुए हैं इस प्लेन के लिए, प्लेन ए बी ई एफ के लिए आपका इंटीग्रेशन 2 होगा। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या फॉलो किया हमने, वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में आना है, फिर जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी वेरिएबल को रखना है। अगर वेरिएबल्स हैं तो उसको उसकी वेरिएबल के टर्म में या जो भी कांस्टेंट टर्म में उसका दे रखा है वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। मतलब वाई जेड अगर है तो सिर्फ वाई जेड ही रहेगा, जैसे एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स हम कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 प्लेन का इक्वेशन है, तो यहाँ तो हम कांस्टेंट है, कई बार आपको एक्स अगर वाई जेड का फंक्शन होता है तो यहाँ पे उस फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट भी कई बार वेरिएबल्स होते हैं, तो वो आपको भी केस नहीं देखना है, बट जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो मल्टीपल इंटीग्रल में आपको लिमिट वेरिएबल होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लोअर लिमिट ग्राफ बनाने के डायग्राम बनाने के बाद लोअर लिमिट कौन सा है, अपर लिमिट कौन सा है, आप क्लियर करके मिड लिमिट चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया। सिमिलरली लास्ट प्लेन हमारा जो है वह है ओ सी डी जी, ये वाला प्लेन। यहाँ भी हमने देखिए डी एस सी के डिफाइन हुआ, प्लेन एक्स इक्वल टू 0 है, तो जहाँ एक्स इक्वल टू 0 प्लेन है ये 0 आ जाएगा। तो 3 तुम्हारा इसमें 0 आया है, 3 0, क्योंकि 3 प्लेन का क्वेश्चन 0 है, उसकी वैल्यू पुट किए हैं तो 0 0 आ गया है। अब और 3 की वैल्यू आई है, अब सबका सम कर लेते हैं। सबका सम कर मतलब एडिंग इक्वेशन 1 to 6 वी कैन ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल एफ एंड डी एस सरफेस, सबका सम हो गया। सबका सम हमने पहले लिखा था ना जब हम सॉल्व कर रहे थे, सबके सम के फॉर्म में लिखा है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में क्या क्या है, पहला जो सरफेस था उसके अलोंग का वैल्यू हमारे पास आया था 0, सेकेंड सरफेस के अलोंग का वैल्यू सरफेस इंटीग्रल हाफ आया था, थर्ड के अलोंग सरफेस इंटीग्रल 0 आया था, फोर्थ के अलोंग -1 आया था, फिफ्थ के अलोंग 2 आया था, और सिक्स के अलोंग 0 आया था। ठीक है, एक बार आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, पीछे से ही देखते हैं। सिक्स इक्वेशन 0, फिफ्थ में 2, 4 में -1, और ये 2 में फिर 0, सॉरी 3 में 0, 2 में हाफ, और 1 में 0। तो 0 हाफ 0, 0 हाफ 0 -1 2 0, ये कॉम्बिनेशन ये आ गया। तो देखिए आपके पास क्या है, ये 1 हो गया और ये हाफ हो गया, तो आपके पास ये फाइनल 3/2 आ गया। तो आपका सरफेस इंटीग्रल जो हो गया वो दैट इज
जो रिजल्ट हो गया हमारे पास, क्यूबिक सरफेस के अलॉन्ग गिवन फैक्टर एफ का जो सरफेस इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू 3/2 इन दिस केस। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। ओके बाय।